जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो हमें चुनाव के रुझान और नतीजे मिल रहे हैं उसके अनुसार मैं इसकी जब विश्लेषण करूंगा तो मैं 6 बिंदुओं में आपको इसका विश्लेषण समझाने की कोशिश करूंगा। 6 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनके तहत हमको इस चुनाव नतीजों को समझना चाहिए। मैंने अपने कल के वीडियो में ही कहा था कि आमतौर पर भारतीय मतदाता के मन की थाह ले पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक भविष्यवाणियां, खास करके चुनावों को लेकर राजनीतिक भविष्यवाणियां करने से बचना चाहिए। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि मैं कोई राजनीतिक भविष्यवाणियां, जो 2 विधानसभा चुनाव हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इसमें कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बावजूद जो हवा चल रही थी, जिस तरह से जो संकेत मिल रहे थे, जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, उनके आधार पर मैंने 2 बातें कही थी और दोनों ही बातें गलत साबित हो गई। एक बार फिर भारत के वोटरों ने, भारत के मतदाताओं ने न सिर्फ एग्जिट पोल को बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों, पत्रकारों और मुझे भी गलत साबित कर दिया। कल मैंने ये कहा था कि हुड्डा का लगभग हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना तय है और मैंने एक आकलन करते हुए ये भी कहा था कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए बहुत संभव है कि जम्मू कश्मीर को पहली बार कोई हिंदू मुख्यमंत्री या हिंदू उप मुख्यमंत्री मिल जाए। लेकिन मेरी दोनों ही बातें गलत साबित हुई, क्योंकि अभी तक जो चुनाव रुझान और नतीजे हमारे सामने आए हैं उसमें हरियाणा में बीजेपी बड़ी जीत के साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बड़ी जीत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा में इससे पहले बीजेपी कभी भी अकेले अपने दम पर सत्ता में नहीं है। हालांकि ये बड़ी बात है कि बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी कायम कर रही है और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है, क्योंकि हरियाणा में करीब 50-52 साल के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई पार्टी जो है हैट्रिक, वो भी पहले से ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने की स्थिति में दिखे। लेकिन हरियाणा में इस वक्त जो तस्वीर है वो यही है कि बीजेपी लगभग 45 से लेकर 50 सीटें, यानी 46 का बहुमत का आंकड़ा, और बीजेपी 45 से 50 सीटें तक लेकर जो है वो तीसरी बार सत्ता में आ रही है। 2014 और 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी बीजेपी को इस बार मिल रही। इसलिए बीजेपी की बहुत बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि 2014 में जो है बीजेपी उसने गठबंधन की सरकार बनाई थी हरियाणा में, 2019 में भी उसने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत में आ रही है और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक थे, तमाम एग्जिट पोल थे, सब धरे के धरे रह गए। और इसलिए मैं कह रहा हूं इन चुनाव नतीजों को समझना जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरी राजनीतिक भविष्यवाणी जो है वो कोई भी राजनीतिक चुनाव को लेकर राजनीतिक भविष्यवाणी जो है वो सही साबित नहीं हुई। लेकिन मैंने जो राजनीतिक विश्लेषण किया था उसमें कुछ बिंदु थे जो बिल्कुल सही साबित हुए। मैं उन बिंदुओं के बारे में भी आपको बताऊंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो चुनाव परिणाम जो हमारे सामने आए हैं 2 विधानसभा चुनाव के, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या बड़ा फैक्टर जो है वो हमको दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो हमें चुनाव के रुझान और नतीजे मिल रहे हैं उसके अनुसार मैं इसकी जब विश्लेषण करूंगा तो मैं 6 बिंदुओं में आपको इसका विश्लेषण समझाने की कोशिश करूंगा। 6 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनके तहत हमको इस चुनाव नतीजों को समझना चाहिए। पहला जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है कि ये चुनाव जो वोटिंग हुई है, ये जनता ने, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मतदाताओं ने ये सीधा क्लियर कट मैंडेट यानी क्लियर कट मेजॉरिटी के लिए वोट दिया है। ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है बल्कि क्लियर कट मैंडेट है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा पिछले कई सालों से। आप देखिए लास्ट अंतिम बार जब 10 साल पहले वहाँ चुनाव हुए थे तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और इसलिए जो है जम्मू में बीजेपी जीती थी और जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में पीडीपी जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1 साल तक तो सरकार ही नहीं बनी थी, 1 साल बाद एक परिणाम हुआ और उसके बाद बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई। तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। इसी तरह से जैसे मैंने बताया हरियाणा में अगर पिछले 2 चुनाव आप देख लें, बीजेपी ने सरकार तो जरूर बनाई लेकिन बीजेपी ने सरकार जो है गठबंधन की सरकार बनाई और उसको लेकर सरकार को कई बार हिचकोले खाने पड़े। दुष्यंत चौटाला ने किस तरह से सरकार को 1 साल पहले किसानों के नाम पर छोड़ दिया था। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि दोनों जगह जो चुनाव नतीजे हैं उनमें एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों जगह स्थायी सरकार है, बहुमत की सरकार है। बीजेपी 45-46 से ऊपर है और अगर इधर हम एनसी और कांग्रेस की
बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ भी क्योंकि यहाँ बहुमत का आंकड़ा भी बढ़ेगा, अभी जो है कुल मिलाकर 46 नहीं, क्योंकि 5 नॉमिनेटेड है, मैंने कल भी आपको बताया था, राज्यपाल 5 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 48-49 तक जाके बैठता है। और ये 48-49 सीटें कांग्रेस और एनसी गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ भी स्पष्ट बहुमत है, वहाँ भी स्पष्ट बहुमत है। तो जनता के मन में बड़ा क्लियर कट है। जो 2024 के चुनाव में हुआ कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, सिर्फ एक आध कुछ उदाहरण ऐसे हैं पिछले कुछ सालों के, नहीं तो जनता बड़ा क्लियर कट मैंडेट दे रही है, क्योंकि वो राजनीतिक उथल पुथल नहीं चाहती, वो राजनीतिक जो है कीमत खरीद फरोख्त नहीं चाहती, इसलिए बड़ा क्लियर कट मैंडेट देती है। इस बार भी बड़ा क्लियर कट मैंडेट ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब इन चुनाव नतीजों का जो दूसरा बड़ा फैक्टर है, या यूं कहिए कि दूसरा बड़ा सबक है, वो इस बार वो सबक जो है कांग्रेस को मिला है। इससे पहले 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये सबक बीजेपी को मिला था, इस बार कांग्रेस को ये सबक मिला। और सबक क्या है? सबक यह है कि अति आत्मविश्वास जो है वो भारी पड़ता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास में होता है ना, उसको हमेशा जनता जो है उसको सबक सिखा देती है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अति आत्मविश्वास में थी, बीजेपी 400 पार कह रही थी, और जनता ने उसे 240 पे पटक दिया। अब इसी तरह से हरियाणा के लोकसभा चुनाव, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस है वो अति आत्मविश्वास में थी। कांग्रेस को लग रहा था हम तो स्वीप कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा सही है, और कांग्रेस अति आत्मविश्वास में लगातार गलतियों पर गलतियां करती गई, और कांग्रेस को ये भारी पड़ा। तो इसलिए जो दूसरा बड़ा सबक है इन चुनाव का, वो ये है कि अति आत्मविश्वास में किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अति आत्मविश्वास में रहेंगे तो जनता आपको सबक सिखा देगी। तो दूसरा बड़ा सबक इन चुनावों का ये है। इन चुनाव का जो तीसरा सबक या तीसरा बड़ा जो मैसेज है वो ये है कि आपको रणनीति, चुनावी रणनीति जमीन पर रहकर बनानी पड़ती है, और जितना आपकी जमीन से जुड़ी रणनीति होगी उतना ज़्यादा कारगर आपको साबित होगी। अब देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रणनीति आप अगर देख लीजिए, दोनों जगह, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने हरियाणा में अपने जो बहुत सारे विनिंग कैंडिडेट थे उनको बदल दिया। और इसी तरह से बीजेपी ने क्या किया, 6 महीने पहले बीजेपी को ये लगा कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। भले उन्होंने कितने काम किए, लेकिन लगा कि इस बार तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर नहीं चलेगा। तो बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को, अब नायब सिंह सैनी जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो 6 महीने में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिला देंगे, लेकिन यही रणनीति का हिस्सा था कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया और नायब सिंह सैनी को बना दिया। बीजेपी की रणनीति क्या थी? बीजेपी की रणनीति इस वजह से कारगर हुई क्योंकि बीजेपी ने समझ लिया था कि कांग्रेस में हुड्डा लीड कर रहे हैं, तो कांग्रेस की कोशिश जो है जाट वोटों को गोलबंद करने की है। तो बीजेपी ने जाट वोटों का ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये लगा कि जाट वोट गोलबंद कर रही है, तो उसने पिछड़े वोटों पर, जो पिछड़े, अति पिछड़े वोट थे, दलित वोट थे, उन पर कंसंट्रेट किया, इसलिए नायब सिंह सैनी को बना दिया। और ये बीजेपी की रणनीति कारगर रही। जो जाट वोट को छोड़कर बाकी तमाम जो जाति का वोट है, कुछ हद तक जाट वोट भी बीजेपी के पास गया, वो सब बीजेपी के हिस्से में गोलबंद हो गया। तो ये बीजेपी ने रणनीति के तौर पर एक अच्छी बात की थी। फिर उसके बाद बीजेपी ने रणनीति के तौर पर एक अच्छी बात ये भी की थी, किसी से हाथ नहीं मिलाई, क्योंकि इन चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां थी उनका सफाया हो गया, चाहे वो अभय चौटाला की पार्टी हो या फिर वो जेजेपी हो, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, INLD, जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां थी, उनका लगभग सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि इनका लोगों को लगा कि बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की बड़ी दुर्गति हुई है, आम आदमी पार्टी की लगभग जमानतें जब्त हो गई, जहां अरविंद केजरीवाल का जो अपना गृह जिला है वहां पे आम आदमी पार्टी को सिर्फ 500 वोट मिले। तो ये जो है, ये क्लियर कट लोग बीजेपी कांग्रेस में से एक को चाहते थे, तो इसी तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत काम किया। बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपने जो ज्यादातर जो उसके विनिंग कैंडिडेट थे उनमें से बहुतों के टिकट नहीं काटे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने अपने बड़े नेता शैलजा कुमारी को जो है दरकिनार किया, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने वोट जो टिकट बांटे उसमें कांग्रेस ने अति आत्मविश्वास में आके जिसको मर्जी टिकट दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव में गलती की थी, खासकर उत्तर प्रदेश में जो गलती की थी कि गलत टिकट बांटे थे, जमीन से, जो ग्राउंड से जो उनके पास फीडबैक आया था उसको नजरअंदाज करके, जो हारने वाले जिनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उनको सबको जो है टिकट नहीं दिया, और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, और बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसी गलती नहीं की, और इसका जो है बीजेपी को
परिणाम जो है अच्छा मिला। बीजेपी यहाँ पर एकजुट होकर भी चुनाव लड़ रही थी, ये भी बात थी। मनोहर लाल खट्टर हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव प्रचार जो है जमकर कर रहे थे, उनको भी उतारा हुआ था। तो बीजेपी ने एक मैसेज दिया कि पार्टी एक है, तो उस एकजुटता का फायदा भी मिला। तो जो मैसेज है वो ये है कि रणनीति जो है आपको ज़मीन पर रहकर बनानी पड़ती है। अगर आप ज़मीन पर रहकर रणनीति बनाते हैं तो फिर आपको जो है जीत मिलेगी। नहीं, आप हवा में रहेंगे तो फिर वही हाल होगा जो हुड्डा का हुआ। अब चौथा फैक्टर को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। मैंने ये कहा था कि बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर में सभी युवाओं को नौकरी दे देगी तब भी कश्मीर में बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में जो खास करके जम्मू के हिस्से में भी और कश्मीर के हिस्से में भी जो एक चुनाव का एक बड़ा फैक्टर है जो हमारे सामने है, वो ये है कि जहां जहां मुस्लिम वोट थे वहां बीजेपी नहीं आई। बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया। एक बार फिर कह रहा हूं, बीजेपी अगर कश्मीर के सभी युवाओं को नौकरी दे दे, नौकरी के साथ साथ वो उनको हीरे की या सोने की अंगूठी दे दे, तब भी जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी को नहीं पड़ेगा, वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। चाहे बीजेपी ने 370 हटा दिया, घाटी में बहुत तब अमन चैन है, घाटी में पत्थरबाजी नहीं होती, वहां लोगों का व्यापार बहुत चल रहा है, सारी चीजें हैं, सब कुछ होगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर का मुस्लिम 2-3-4% को छोड़, 4% में ज़्यादा कर रहा हूँ, 2 से 3% को छोड़ के जम्मू कश्मीर का मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा। जम्मू में भी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ बीजेपी साफ हो गई। एक दो सीटों को अगर छोड़ दे तो उनको छोड़ करके, क्योंकि मुसलमानों में बहुत सारे जो हैं अलग जो है फैक्टर हैं, तो उनमें कुछ सीटों पर ज़रूर बीजेपी को वोट मिलेगा, लेकिन आमतौर पर वो वोट उन्होंने नहीं किया, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बल्कि ये भी कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम वोट है उसने एक तरफा बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, और वो एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बड़े सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, बड़े निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मैंने भी आपको कहा था ये निर्दलीय उम्मीदवार, छोटी छोटी पार्टियां कोई गुल खिला सकते हैं, ये एक चुनाव को लेकर कोई एक बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचिए कि इंजीनियर राशिद, वो आदमी जो जेल में रहकर लोकसभा चुनाव 2 लाख वोट से बारामूला में जीत गया था, 2 लाख वोट से उसने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला दोनों सीट से जीत गए और इंजीनियर राशिद अपने ही गढ़ में, अपने इलाके में, सोचिए कि अभी अप्रैल मई में जो चुनाव हुए थे उसमें 2 लाख वोट से जीते थे, लेकिन अब उनकी पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट थे उनकी बुरी दुर्गति हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वही वोट जो जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद को पड़ रहा था लोकसभा चुनाव में, और वो भी उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए, वो वोट पूरी तरह से एनसी और कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया। क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को ये लगा कि एनसी और कांग्रेस ही है जो बीजेपी को रोक सकती है। इसमें 370 का एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, हालांकि ये वादा चलेगा नहीं, 370 की वापसी हो नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। लेकिन ये जो वादा किया था, जिस तरह से अलगाववाद की एक बात की थी, एक जो है एक कार्ड खेला था, वो एनसी और कांग्रेस को जो है वो उसका फायदा मिला, और इसलिए जो है एनसी और कांग्रेस को बीजेपी, यही गठबंधन है जो बीजेपी को हरा सकता है। यही सोच करके पूरा का पूरा वोट जो है वो शिफ्ट हो गया एनसी और कांग्रेस के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद। पीडीपी का वोट भी शिफ्ट हो गया, बाकी पार्टियों का वोट शिफ्ट हो गया, इंजीनियर राशिद का वोट शिफ्ट हो गया, सज्जाद लोन का वोट शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से बीजेपी को हराने वाली सबसे बड़ी जो ताकत थी उस पर पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि सबका साथ सबका विकास करते रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन मुस्लिम आपको वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट नहीं देगा, मोदी को वोट नहीं देगा। ये बात बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को समझ लेनी चाहिए। अब पांचवी बड़ा जो है बीजेपी की जीत में, हरियाणा में खासकर अगर मैं कहूँ, या जम्मू में भी, क्योंकि जम्मू में बीजेपी को हिंदू बहुल इलाकों में अच्छा बहुमत, अच्छी सीटें मिली, तो वो ये है जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। ये जो मैसेज है, कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पेनिट्रेट किया, और इसमें जो है संघ की भूमिका भी बहुत बढ़िया, वो मैं आपको कल जो है इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें यह है कि बहुत सारे, क्योंकि इस चुनाव के बीच ही इंटरनेशनल कुछ कारण भी थे जिन्होंने चुनाव पर असर डाला, जैसे हिजबुल्लाह को लेकर जो कुछ हुआ, गाज़ा में जो कुछ हो रहा था, इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा था, और जो है नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का जो कमांडर था नसरुल्लाह जो मारा गया, उसको लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक भावनाएं हुई थी, और उसका अगर उसका कुछ असर जो है हरियाणा में भी हुआ, और हरियाणा में उसको लेकर हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर वहाँ मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ तो हरियाणा में हिंदू वोट भी कंसोलिडेट हुआ होगा, ये दोनों चीज़ें हुई होंगी। तो ये जो बटोगे तो कटोगे जो
है ना, ये कहीं ना कहीं जो है, ये मैसेज भी कहीं ना कहीं ज़रूर नीचे तक गया है और इसका असर इन चुनावों में देखने को मिला है। अब जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 240 पर सिमट गई थी और 240 पर सिमटने के बाद जिस बीजेपी का आत्मविश्वास हिल गया था, जिस बीजेपी कार्यकर्ता जो है, जिस बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगभग वो है उनकी उनकी वो शक्तिहीन जैसे दिख रहे थे, उनको एक बार फिर से बूस्ट मिल गया है। आपने शायद बचपन में, अगर आप मेरी उम्र के हैं या उसके मेरे से थोड़े से छोटे भी हैं, तो आपने एक विज्ञापन ज़रूर सुना होगा, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये बूस्ट तो एक एनर्जी ड्रिंक आता था, उसका विज्ञापन जो की लाइनें हैं, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को इस चुनाव में बूस्ट मिल गया, बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया है, इतना बड़ा बूस्ट जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये छोटा राज्य है लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया, क्योंकि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद कि हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास डिगा दिया, हमने नरेंद्र मोदी को जो है 56 इंच की छाती जो है वो 56 इंच की छाती हमने 36 इंच की कर दी, हमने जो मोदी को बैकफुट पे ढकेल दिया और मोदी का हमने आत्मविश्वास खत्म कर दिया, मोदी की ज़मीन हिला दी, हमने बीजेपी को ख़त्म कर दिया। 99 महज 99 सीटें जीत करके कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना दिया, कांग्रेस के जो है सोशल मीडिया टीम ने, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को जननायक बना दिया था। वो सारी की सारी हवा जो है कांग्रेस की निकल गई और एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा बूस्ट मिल गया। और ये बूस्ट जो बीजेपी को मिला है, अगले चुनाव में, अगले कुछ समय तक ये बूस्ट जो है बीजेपी को ताकत देता रहेगा, संसद में भी, संसद के बाहर भी। क्योंकि कांग्रेस ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, किसान, जवान, पहलवान, ये तीनों नैरेटिव धरे रह गए। ये अलग बात है कि विनेश फोगाट जरूर चुनाव जीत गई हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया था, जवान को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया था, वो कांग्रेस का तमाम नैरेटिव फेल हो गया। तो किसान, जवान, पहलवान और संविधान को लेकर के भी जो कांग्रेस नैरेटिव बना रही थी, वो सारा का सारा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। दलितों को लेकर जो नैरेटिव राहुल गांधी बना रहे थे, एक दिन पहले तो उन्होंने खाने का भी जो है जाति बता दी थी कि खाना जो है वो दलित कैसा खाते हैं, दलित का खाना, जाति का खाना किसी ने नहीं देखा, वो खाने में भी जाति ढूंढ रहे थे। तो वो सारा जो नैरेटिव था फेल हो गया। बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट मिला इस चुनाव में और बीजेपी के लिए ये बूस्ट जो है ये अगले 1 साल तक टॉनिक का काम करेगा। और जब मैं कह रहा हूँ अगले 1 साल तक टॉनिक का काम करेगा, तो ये मत भूलिए कि अगले 1 साल के अंदर अंदर महाराष्ट्र, झारखंड और साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखिए, अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सही रणनीति और सही नेतृत्व के साथ बीजेपी नजर आई, तो अरविंद केजरीवाल के लिए बीजेपी मुश्किलें खड़ी कर सकती है दिल्ली में भी, एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र में बीजेपी को इतना बड़ा बूस्ट मिला है कि महाराष्ट्र में अब तक लग रहा था बीजेपी बिखरी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी संगठित रूप से बड़ी ताकत के साथ वहां पर वापसी करती दिखेगी। और झारखंड में बीजेपी पहले से ही बहुत एग्रेसिव है और झारखंड वो स्टेट माना जा रहा है जहां पर बीजेपी कमबैक कर सकती है। तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी को बड़ा बूस्ट मिला है और ये बूस्ट मिलने का मतलब है कि अब बीजेपी एग्रेसिव तरीके से काम कर पाएगी। और जो लोग ये नैरेटिव गढ़ रहे थे ना कि इस चुनाव के बाद बीजेपी हार जाएगी, तो बीजेपी के सहयोगी धीरे धीरे छटकने लगेंगे, चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है, ये तमाम ये लोग बीजेपी का साथ छोड़ने लगेंगे। और बात तो जो है पासवान की भी आ गई थी कि जो वो हैं वो भी साथ छोड़ सकते हैं। ये सारे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये तमाम नैरेटिव ध्वस्त हो जाएंगे। और इसलिए इस चुनाव का जो सबसे बड़ा सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बड़ा बूस्ट मिला है। और आज भी ये तय मानिए कि नरेंद्र मोदी से बड़ा बीजेपी में कोई नेता नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं। ये ठीक है कि 2024 के चुनाव में उनको झटका जरूर लगा, लेकिन मुझे लगता है उस झटके से नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ सीख भी लिया और नरेंद्र मोदी के पास आगे की भविष्य की रणनीति तैयार है। तो आप नरेंद्र मोदी को अगर आप दरकिनार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को हल्के करके आंक रहे थे, नरेंद्र मोदी को आप सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी चूक गए, तो ये सब आपकी भूल थी। इस चुनाव ने फिर साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं। और बीजेपी को जो बूस्ट मिला है वो अगले 1 साल तक बीजेपी के लिए टॉनिक का काम करेगा। और कांग्रेस की जो हवा निकली है, कांग्रेस के गुब्बारे की, राहुल गांधी के गुब्बारे की जो हवा निकली है, वो अगले 1 साल तक जो है कांग्रेस को परेशान करती रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।